अस्सलाम वालेकुम। क्या आप ये जानना चाहते हैं कि दुनिया का वो वाहिद प्रोसेस कौन सा है जो नेचुरली सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है? अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे साथ रहिए। मैं हूं डॉक्टर आसिम और आप देख रहे हैं डॉक्टर आसिम लेक्चर्स, मेरा चैनल यूट्यूब के ऊपर। स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आसिम महमूद आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर आसिम लेक्चर्स में। और हम बात कर रहे हैं बायो एनर्जेटिक्स की। और लास्ट टाइम जो लेक्चर हमने किया उसमें हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन की बात की और हमने देखा कि किस तरीके से जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है तो वो कितने एटीपी मॉलिक्यूल जनरेट करता है। उसमें डिफरेंट थ्योरीज थी, डिफरेंट काउंट से, हमने उनकी भी बात की। लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अगले जो मैं लेक्चर करूँगा वो इंशाल्लाह एक बहुत ही मार्वलस प्रोसेस के ऊपर करूँगा, जिस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। तो आज मैं आपसे बात शुरू करूँगा फोटोसिंथेसिस की। मैंने आपको पहले भी ये बात समझाई थी कि फ़ोटोसिंथेसिस को बाद में करने की वजह यह है कि रेस्पिरेशन एक यूनिवर्सल प्रोसेस है और दुनिया के हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, जबकि जो फोटोसिंथेसिस है वो सिर्फ और सिर्फ ऑटोट्रॉफ्स के अंदर, ग्रीन ऑटोट्रॉफ्स के अंदर जो है वो हमें नज़र आती है, ऑब्जर्व होती है और मिलती है। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि फ़ोटोसिंथेसिस क्या है। तो सबसे पहले जो हम काम करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे फ़ोटोसिंथेसिस का डिफिनीशन। ठीक है, तो अब देखिए इसके नाम पे गौर कीजिए। मैं आपको ये बात बार बार समझाता हूँ कि जब भी आप बायोलॉजी पढ़ा करें तो आप चीज़ों के नाम पे गौर करने की आदत बना लें। देखिए, ये देखिए दो लफ्ज़ हैं यहाँ पर। द फर्स्ट वर्ड इज़ फोटो एंड फोटो इज़ फॉर लाइट। ठीक है, और आपको पता है सेकंड वर्ड इज सिंथेसिस एंड सिंथेसिस इज टू प्रोड्यूस और टू मेड। ठीक है, मैं ये बात आपसे एक दफ़ा पहले भी कर चुका हूँ, अगर आपको याद हो तो होपफुली आपको याद होगा कि बायोलॉजी में जब भी आप सुना करें लाइट के बारे में या साइंस में जब भी आप सुना करें लाइट के बारे में, अगर तो वो बता देते हैं कि ये आर्टिफिशियल लाइट है तो बात अलग है। अदरवाइज़ जब भी आप सुनेंगे लाइट का तो आप कंसीडर करेंगे कि इससे मुराद सनलाइट ही है। तो जब हम बात करते हैं लाइट की तो यहाँ एक्चुअली हमारी मुराद है सनलाइट, और जो सनलाइट है उसकी मदद से हम कोई प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो टू प्रोड्यूस बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट। So what is photosynthesis? It is a biological anabolic process. So it's a biological anabolic process, a biological anabolic process in which carbon containing compounds, जी मैं ग्लूकोज नहीं लिख रहा अभी क्योंकि इसमें सिर्फ लाजमी नहीं है कि ग्लूकोज ही बने, इसमें कुछ और चीज़ें भी बन सकती हैं। तो इन विच कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, आगे ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज इज सिंथेसाइज्ड by the help of कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, ठीक हो गया। ऑक्सीजन is released as by product। ठीक है, तो ये हमने एक डेफिनेशन इसकी लिखने की कोशिश की है। अब आइए हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं डेफिनेशन को और देखते हैं इस डेफिनेशन में हमें क्या बात समझ में आ रही है। सबसे पहली बात जो हमें समझ आ रही है वो ये आ रही है कि फोटोसिंथेसिस इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। और ये मैं आपको रेस्पिरेशन में भी बता चुका हूँ कि जिस वर्ड के साथ आप बायोलॉजिकल लगा हुआ देखा करो, इसका मतलब होता है रिलेटेड विद लाइफ। ठीक है, देखो नंबर 2, ये एनाबॉलिक प्रोसेस है। अब आप याद कीजिए रेस्पिरेशन को हमने बात की थी वहाँ पर कि रेस्पिरेशन वॉज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस। अब आपको ये बात समझ में आ गई कि जो मेटाबॉलिज्म होता है, बेसिकली मेटाबॉलिज्म दो टाइप का होता है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में चीज़ें बनती हैं जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बन रहे हैं, और कैटाबॉलिज्म में चीज़ें टूटती हैं जैसे आपने रेस्पिरेशन में देखा था कि वहाँ पर क्या हो रहा था, वहाँ पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ा जा रहा था और तोड़ के उससे जो है एनर्जी जनरेट की जा रही थी। ठीक है, अब इसमें हमने करना क्या है, इसमें हमने कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जनरेट करने हैं। याद रखिए कि प्लांट को वाटर बनाना नहीं पड़ता, वो वाटर को सॉइल से या जिस जगह वो मौजूद है वहाँ से अपनी रूट्स के ज़रिए एब्जॉर्ब कर लेता है। बट फूड प्लांट्स को, ऑटोट्रॉफ्स को जनरेट करना पड़ता है। और आपको पता है कि जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं लाइफ के, उनका जो स्टार्टर मॉलिक्यूल है, जो उनका सबसे पहला जो स्टेप है वो फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज ही है।
इसीलिए आप देखेंगे कि जब हम केल्विन साइकिल की बात करेंगे इसके अंदर, तो उसके अंदर बेसिकली ग्लूकोज नहीं बनता, ग्लूकोज बनाने के पाथवे का एक प्रोडक्ट बनता है जिसको हम ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कहते हैं, और फिर उसको जो है ग्लूकोज में और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। ठीक हो गया। अब ये जो काम हो रहा है, ऑब्वियस बात है जादू से तो नहीं हो रहा होगा, कोई प्रोसेस होगा, कोई चीज़ें होंगी, कोई मटेरियल होंगे जो इसमें इस्तेमाल हो रहे होंगे। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास 2 मटेरियल्स हैं बड़े ज़बरदस्त, वो इस्तेमाल होंगे। एक तो हो गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा है हमारा वाटर। और इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो ऑक्सीजन है वो रिलीज़ होगा एज ए बाय प्रोडक्ट के तौर पे। तो ये बात आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है कि हमारी दुनिया में जो ऑक्सीजन का सोर्स है, जो एयर में ऑक्सीजन है, जो हम सांस ले रहे हैं और हम जिंदा हैं, ये सारी की सारी जो ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में है, ये ऑटोट्रॉफ्स हैं, एल्गी हैं, प्लांट्स हैं, साइनोबैक्टीरिया हैं, ये रिलीज़ करते हैं और ये मेक श्योर करते हैं कि ये अवेलेबिलिटी ऑक्सीजन की बनी रहे और हम जो है वो इस तरह सांस लेते रहें। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो मैं इसको इक्वेशन को बिल्कुल सिंपल करके लिखूंगा, इसको मैं बैलेंस करने के चक्कर में नहीं पड़ूंगा फिलहाल। तो आप इसको देखिएगा तो आपको बात समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे आप कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाएंगे वाटर के साथ, ठीक है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिल जाएगा तो आपको पता है आप इसे क्या बना लेंगे, आप इसे ग्लूकोज बना लेंगे, C6H12O6, और साथ में ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी एज ए बाय प्रोडक्ट के तौर पे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 चैलेंजेस हैं। चैलेंज नंबर 1, आपको पता है कोई भी केमिकल रिएक्शन विदाउट एनर्जी के जो है वो नहीं हो सकता। जैसे हमने एंजाइम वाले लेक्चर में, अगर आपने मेरे चैनल पे एंजाइम की लेक्चर्स की सीरीज़ देख ली हो, नहीं देखी तो जाइए और ज़रूर देखिए। हमने एंजाइम में बात की थी कि किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए, ट्रिगर होने के लिए, चलने के लिए एक एनर्जी के अमाउंट की ज़रूरत होती है, और वो जो एनर्जी का अमाउंट होता है उसको हम कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो यहाँ पर इस रिएक्शन को भी चलने के लिए एनर्जी की ज़रूरत तो होगी ना, और ये एनर्जी इसको कौन प्रोवाइड करेगा, ये एनर्जी इसको प्रोवाइड करेगी सनलाइट। ये एनर्जी इसको कौन प्रोवाइड करेगी, सनलाइट, जो कि सोलर एनर्जी है। मगर यहाँ पर अब एक चैलेंज और हमारे सामने आ गया, और वो चैलेंज क्या है कि सनलाइट तो ज़मीन के ऊपर फॉल होती है, ज़मीन से टकराती है, टकरा के रिफ्लेक्ट होकर वापस जो है वो स्पेस में, इन्वायरमेंट में जो है वो डिस्पर्स हो जाती है, चली जाती है। इस सनलाइट को हमने पकड़ना है, कैच करना है, और उसको कैच करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी, हमें ज़रूरत पड़ती है पिगमेंट मॉलिक्यूल्स की। जैसे कि आपने एक बहुत ही मशहूर पिगमेंट मॉलिक्यूल का नाम सुना हुआ है जिसका नाम है क्लोरोफिल। ठीक है बेटा। तो अब जब मैं इस इक्वेशन को देखता हूँ और मैं इस पूरे उसको एनालाइज करता हूँ तो मुझे ये समझ आती है कि अगर मुझे फोटोसिंथेसिस करवानी है तो मुझे उसके लिए 4 रॉ मटेरियल्स जो है वो रिक्वायर्ड होंगे। नंबर 1, मुझे कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होगी। नंबर 2, मुझे वाटर की ज़रूरत होगी। नंबर 3, मुझे सनलाइट की ज़रूरत होगी। और नंबर 4, मुझे पिगमेंट चाहिए होंगे जो सनलाइट को ट्रैप कर सकें, उसको एब्जॉर्ब कर सकें, उसको पकड़ सकें। इसका मतलब ये हुआ कि फोटोसिंथेसिस की 4 रॉ मटेरियल होंगे। नंबर 1 इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 2 इज़ वाटर, नंबर 3 इज़ सनलाइट, एंड नंबर 4 आर पिगमेंट्स। ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इस लेक्चर के अगले हिस्से में इन्हीं रॉ मटेरियल्स की बात करनी है। ठीक है। अच्छा, इस रॉ मटेरियल की बात करने से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं चाहता हूँ कि आप समझें और आप उसको सीख लें, वो ये है बेटा, आपने याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस इज़ द ओनली नेचुरल प्रोसेस which converts solar energy into chemical energy. So it is the only naturally occurring process. It is the only naturally occurring process in which solar energy is converted into केमिकल एनर्जी। और आपको याद है बायो एनर्जेटिक्स का जो पहला लेक्चर हमने किया था, विच वॉज द इंट्रोडक्शन टू बायो एनर्जेटिक्स, उसी में हमने ये बात की थी कि बेसिकली बायो एनर्जेटिक्स नाम ही इसका है कि आप देखें कि किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में और दूसरी फॉर्म तीसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती जाती है, चेंज होती जाती है, और काम जो है वो चलता जाता है। बेटा ये बात आपको समझ आ गई। तो ये आपने सारा का सारा देखा। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक एक करके फोटोसिंथेसिस के सारे रॉ मटेरियल्स। तो आज के लेक्चर में अब हम फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल्स की बात करेंगे। तो एक एक करके उनको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, और आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा जितना सिंपल मैं इसको रख सकता हूं मैं इसको रखूं, ताकि जब आप इसको पढ़ें
तो आपको ये समझ में आए और आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है बेटा, तो हम इसके रॉ मटेरियल्स की बात करना शुरू करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और हम बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस की। और अभी पिछले हिस्से में इस लेक्चर के हमने समझा कि फोटोसिंथेसिस क्या है, कैसे ऑपरेट करता है, कैसे काम करता है। अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल्स की। ठीक है, अभी मैंने जो इक्वेशन बनाई थी फोटोसिंथेसिस की आपके सामने, आपने उसमें देखा और ख़ुद ये बात नोट की कि फोटोसिंथेसिस के 4 रॉ मटेरियल हमारे पास है। उनमें से जो सबसे पहला रॉ मटेरियल था, उस रॉ मटेरियल का नाम था कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो सबसे पहले आपने और मैंने बात करनी है कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2, जिसकी जो है वो केमिकल फॉर्मूला है और बड़ा मशहूर है, पूरी दुनिया में लोग उसको जानते हैं। बेटा जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो हमें पता लगता है कि जब हम प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को देखते हैं तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस carbon dioxide provide carbon and oxygen for making glucose। तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि ग्लूकोज का जब आप फॉर्मूला देखते हो तो ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता है क्या है, इट्स C6H12O6। तो उसमें जो C है यानी जो कार्बन है एंड जो O है जो ऑक्सीजन है, वो दोनों जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से आ रहे हैं। और ये बात एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है। मैं अभी एक इक्वेशन भी बनाऊंगा तो आपको ये बात बहुत अच्छे से और समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की तो हमें पता लगता है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारी एयर के अंदर मौजूद होती है। तो इट इज़ फाउंड इन एयर। तो इट इज़ फाउंड, मैं पूरा लिखता हूँ ताकि आपको याद रहे क्या चीज़ एयर में होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ फाउंड इन एयर। तो ये आपको और मुझे कहाँ मिलती है? ये हमें हवा में मिलती है एंड इन वाटर, और ये हमें पानी के अंदर भी मिलती है। आपको पता है हमारी जो दुनिया है इसका 71% जो एरिया है वो वाटर से जो है वो ढका हुआ है, पानी से जो है वो छुपा हुआ है। और उसके अंदर एक्वेटिक फॉर्म्स ऑफ लाइफ होती हैं और एक्वेटिक जो है ऑटोट्रॉफ भी होते हैं। और उनको यानी वो एनिमल्स जो पानी के अंदर रहते हैं वो जब सांस लेते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। इसी तरीके से वो एनिमल जो ज़मीन पे रहते हैं वो जब सांस लेते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को एयर में रिलीज़ करते हैं। तो एक्वेटिक एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में रिलीज़ कर रहे हैं, लैंड एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड को एयर में रिलीज़ कर रहे हैं। और ये क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स, एल्गी, साइनोबैक्टीरिया यानी जो हमारे ग्रीन फोटोट्रॉफ्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमें कहाँ मिलती है? एयर में और वाटर में। और ये एयर और वाटर में कहाँ से है ये? तो इट इज़ प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ एनिमल रेस्पिरेशन। तो ये एनिमल रेस्पिरेशन की वजह से प्रोड्यूस होती है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और ये आपने याद रखनी है। तो किसी भी ग्रीन ऑटोट्रॉफ को, जैसे अगर हम यहाँ पे प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो प्लांट्स को जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, अगर वो लैंड प्लांट है तो उसको एयर से मिल जाएगी। और एयर में कहाँ से आएगी? एनिमल रेस्पिरेशन का बाय प्रोडक्ट है, ये एंड प्रोडक्ट है। और अगर प्लांट्स पानी में हैं तो प्लांट्स को पानी में कहाँ से मिलेगी? वाटर से मिलेगी। और वाटर में कहाँ से आएगी? जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो जब रेस्पायर करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते रहते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का मसला तो हमने यहाँ पर हल कर लिया। नंबर टू जो दूसरा रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस का बच्चों, दूसरा रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस का जो है वो है वाटर। अब आपने याद रखना है कि जो वाटर है ये सोर्स ऑफ हाइड्रोजन है, सोर्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर मेकिंग ग्लूकोज। तो जब आप ग्लूकोज बनाने जा रहे हो तो ग्लूकोज बनाने में जो आपका वाटर है ये हाइड्रोजन की सोर्स है, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन तो हमें कहाँ से मिल गया? कार्बन डाइऑक्साइड से मिल गया। ठीक हो गया? नहीं, बात समझ आ रही है? अच्छा, अब आपको पता है प्लांट को पानी जो है कहाँ से मिलता है? ज़मीन से मिलता है। तो प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल। तो जो प्लांट्स हैं वो सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आपको पता है ना, सिर्फ एक ग्रुप ऐसा है प्लांट्स का जिनको हम ज़ेरोफाइट्स कहते हैं, जिनको खुदा ताला ने ये सलाहियत दी है कि वो अपने बाकी डिफरेंट पार्ट से भी जो है वाटर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और हेलोफाइट जो कि मार्ची एरियाज में होते हैं वो भी अपने लीव के ज़रिए वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं एनवायरनमेंट से। बाकी जितने भी प्लांट हैं दुनिया में, जो कि ज़्यादातर प्लांट हैं, वो अपनी रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं।
अच्छा, मैं बच्चों को कभी कभी ऐसे ही जो है बच्चों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, ऐसे ही बच्चों को तंग करने के लिए बच्चों से सवाल पूछता हूँ। और वो सवाल मैं पूछता हूँ कि जो प्लांट ज़मीन पे हैं वो तो अपनी रूट्स के ज़रिए वाटर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ज़मीन से बात समझ आ गई। जो प्लांट पानी में हैं, जो एक्वेटिक प्लांट हैं, वो कहाँ से वाटर एब्जॉर्ब करेंगे? तो आपने काइंडली ये बात ध्यान में रखनी है कि प्लांट एक्वेटिक हों या प्लांट टेरेस्ट्रियल हों, एक्वेटिक प्लांट भी अपनी रूट से ही वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर वो पानी में बैठा है तो चारों तरफ से वाटर एब्जॉर्ब करने लगेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल थ्रू देयर रूट, थ्रू देयर रूट। तो इनके पास रूट्स होती हैं और इन रूट्स के जरिए ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। और मैंने आपको बताया एक्वेटिक प्लांट और लैंड प्लांट से कोई फर्क नहीं पड़ता, एब्जॉर्ब वो वाटर रूट से करेगा। अच्छा, आप देखिए मेरी बात सुनिए। अब मैं आप पे यहाँ पे आपको एक मज़े का जो है एक्सपेरिमेंट करवाता हूँ। अब आप ज़रा देखिए। अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट तो नहीं कहना चाहिए उसको, ये मैंने लिखा है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और ये मैंने यहाँ पर लिख दिया आपके सामने वाटर, ठीक है, H2O, ठीक हो गया। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ग्लूकोज बनाने के लिए कार्बन दे देगा C6, ग्लूकोज बनाने के लिए ऑक्सीजन दे देगा O6, ये जो हाइड्रोजन है ये वाटर से आ जाएगा H12। देखिए बाकी क्या बचा, बाकी बचा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा एज ए बाय प्रोडक्ट के, ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा एज ए बाय प्रोडक्ट के। अब कोई अगर ये ख्याल करे कि यार इस सर क्या बात कर रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये वाला ऑक्सीजन रिलीज हो रहा हो और ये वाला ऑक्सीजन जो है वो इस्तेमाल हो रहा हो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। तो इस चीज़ को, इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूँ। आप याद कीजिए फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को, जो कि सल्फर रिलीजिंग बैक्टीरिया होते हैं, है ना। सल्फर रिलीजिंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो वाटर की जगह हाइड्रोजन सोर्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को, ठीक है। जब वो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, ये हाइड्रोजन वो दे देते हैं ग्लूकोज बनाने के लिए और बाकी क्या बचता है, सल्फर। इस सल्फर को वो रिलीज़ कर देते हैं। तो बेटा ये बात आपने याद रखनी है और ये बात आपने समझनी है कि जब हम कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस के अंदर जो वाटर है इज़ अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, तो ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन होती है, ये हम कोई जो है वो ख्याली बात नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो इससे हमें पता लगा कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है एज ए बाय प्रोडक्ट के, ऐसे एंड प्रोडक्ट के, वो भी जो है वो वाटर से ही आ रही है। तो ऑल्सो सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन द एंड। तो जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा होगा तो उसके अंदर जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही होगी एयर में, वो ऑक्सीजन भी जो है हमें कहाँ से मिलेगी बेटा, वो ऑक्सीजन भी हमें जो है वो वाटर से मिलेगी, ठीक हो गया। तो ये दो रॉ मटेरियल हमने देख लिए। अब हम चलते हैं और अब हम चल के बात करते हैं किसकी, पहले हम बात करते हैं लाइट की और लाइट के बाद हम बात करते हैं किसकी, पिगमेंट्स की। तो चलें देखते हैं, आइए जी डियर स्टूडेंट। तो हम लोग बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल्स की और मैंने आपसे बात कर ली है फोटोसिंथेसिस की दो रॉ मटेरियल्स की। हमने कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की बात कर ली, उनका रोल समझ लिए। अब हम चलते हैं और बात करते हैं नंबर 3, रोल ऑफ सनलाइट की, ठीक है। अच्छा, अब देखिए मेरी बात सुनिए। जब हम सनलाइट की बात करते हैं, बेसिकली हम बात कर रहे हैं लाइट की, तो आपको पता है कि आप लाइट फिज़िक्स में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, तो मैं यहाँ पर इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स के अंदर नहीं जाऊँगा, बट ये बात कुछ बेसिक बात है हम यार डिस्कस कर लेंगे। आपको पता है कि जो सनलाइट है इट्स ए फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी, इट्स ए फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी, ये सोलर एनर्जी की फॉर्म है। और आपको ये बात भी अच्छी तरीके से मालूम है कि जब हम सनलाइट को देखते हैं तो हमें पता लगता है कि सनलाइट जो है बेसिकली इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक इसका विजिबल पार्ट होता है और दूसरा इसका इनविजिबल पार्ट होता है। तो कंसिस्ट ऑफ विजिबल, जिसको हम लाइट कहते हैं, धूप, सनलाइट, ये जो हमारी वाइट लाइट होती है, एंड इनविजिबल पार्ट्स, और दूसरा जो इसका पार्ट है वो इसका इनविजिबल पार्ट है। और आपको पता है इसका जो इनविजिबल पार्ट है वो हमारी अल्ट्रा वायोलेट रेज हैं जिनको ओजोन रिफ्लेक्ट कर देती है, अल्ट्रा वायोलेट रेज, और साथ में जो दूसरी हैं वो उनको हम इंफ्रा रेड रेज कहते हैं, ऐसा ही है। तो ये दो पार्ट्स पे जो है वो कंसिस्ट करती है। फोटोसिंथेसिस के लिए हमें लाइट के जिस पार्ट की ज़रूरत है वो बेसिकली विजिबल लाइट है, जिसको हम धूप कहते हैं, ठीक है, वाइट लाइट जिसको हम कहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब फोटोसिंथेसिस के लिए वी नीड वाइट लाइट। तो फोटोसिंथेसिस जो है, फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्स विजिबल लाइट, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए हमें जो है वो विजिबल लाइट की ज़रूरत होती है।
अच्छा, अब यहाँ पर एक बहुत मज़े की बात है, और वो मज़े की बात क्या है कि जब हम विजिबल लाइट को भी देखते हैं तो हमें पता है विजिबल लाइट को अगर हम एक प्रिज्म से गुजारें अब हम उसको, तो वो एक पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम जो है वो डेवलप करती है। और आपको पता है उस स्पेक्ट्रम को जब हम देखते हैं तो उस स्पेक्ट्रम में क्या होता है, उस स्पेक्ट्रम में हमें 7 कलर नज़र आ रहे होते हैं, जिनको याद करने का फार्मूला होता है विबग्योर, है ना, ऐसे ही विबग्योर। तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये विबग्योर जो है, अगर हम लाइट को, वाइट लाइट को जो हमें धूप नज़र आती है, इसको हम प्रिज्म में से पास करें तो ये 7 रंगों के अंदर जो है वो क्या कहना चाहिए, उसको डिफ्लेक्ट हो जाती है, बाइफर्केट हो जाती है। अच्छा, अब हुआ क्या, हुआ ये कि देखा ये गया कि जब हमने क्लोरोफिल को, जो हम अभी आगे चल के हम बात करने वाले हैं क्लोरोफिल की, जो प्लांट का पिगमेंट है, जब हमने इस क्लोरोफिल के अंदर से, फ़र्ज़ करें ये एक टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने बहुत सारा क्लोरोफिल भर लिया, मैंने बहुत सारा क्लोरोफिल का सोल्यूशन जो है वो भर लिया, इसमें जमा कर लिया, और मैंने इसके अंदर से लाइट पास की, मैंने इसके अंदर से क्या पास की, मैंने इसके अंदर से लाइट पास की। और जब मैंने इस लाइट के प्रिज्म को देखा, जब मैंने लाइट के स्पेक्ट्रम को देखा, तो मुझे वहाँ पर 2 लाइटें जो है वो गायब नज़र आई। यानी हुआ क्या, हुआ ये कि जब लाइट यहाँ से पास हुई और पास होने के बाद वो डिफरेंट कलर्स के अंदर डिवाइड हुई, तो मुझे वहाँ पर 5 कलर नज़र आए, मुझे वहाँ 2 कलर नज़र नहीं आए। और 2 कलर कौन से नज़र नहीं आए, मुझे वायलेट नज़र आया, इंडिगो नज़र आया, ब्लू नज़र नहीं आया, फिर मुझे ग्रीन नज़र आया, येलो नज़र आया, ऑरेंज नज़र आया और रेड नज़र नहीं आया। तो हमें ने ये बात जानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए, हाँ ये मैंने थोड़ा सा इसको लेवल को मैं नीचे कर दिए, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूँ, ऐसे होगा जी। तो इससे हमें ये बात का क्लू मिला, इससे हमें ये बात समझ आई कि ये जो पिगमेंट्स हैं, ये पिगमेंट फोटोसिंथेसिस के लिए जो लाइट इस्तेमाल करते हैं, वो 2 मेन लाइट्स हैं जो इस्तेमाल करते हैं। उनमें से एक हमारे पास है ब्लू लाइट, जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल होती है, और एक हमारे पास है रेड लाइट। ठीक है, अच्छा, अब याद रहे, आपको पता है कि जो ब्लू लाइट है उसकी एनर्जी रेड लाइट की एनर्जी से ज़्यादा होती है। ये बात आपको मालूम है ना, वो आपने फिजिक्स पढ़ी है, आपको वेवलेंथ का, आपको फ्रीक्वेंसी का, और आपको इन सब चीज़ों को पता है। आपको पता है जिस कलर की, जब हम ऐसे कह लें, जिस रे की फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, है ना, और जिसकी वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी उतनी कम होगी। अब आपको पता है कि रेड की लाइट में वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसकी एनर्जी सबसे कम है। रेड के मुकाबले में ब्लू की वेवलेंथ भी कम है और उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है। वो आपको पता है, आप फिजिक्स पढ़ते हैं, तो मुझे उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये पता लगा कि 2 मेन कलर्स ऐसे हैं जिनके ज़रिए जो है वो फोटोसिंथेसिस होती है, एक ब्लू और एक रेड। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, याद रहे कि ब्लू कलर की जो लाइट होती है वो ज़्यादा एनर्जेटिक होती है एज़ कम्पेयर टू रेड कलर की लाइट की, बात आप याद रखिएगा। तो 2 मेन इसमें हमें कलर रिक्वायर्ड हैं। तो विजिबल लाइट में भी हमें 2 मेन कलर रिक्वायर्ड हैं, 2 मेन कलर्स, 2 मेन कलर्स, दैट इज ब्लू एंड रेड। तो 2 हमें जो है वो मेन इसमें रिक्वायर्ड है, वो है ब्लू और वो है रेड। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये बात ध्यान में रहे और ये बात भूलनी नहीं है कि सनलाइट, आपको पता है ना, बहुत सारे एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट से मिलकर बनी हुई होती है, और वो जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं उनको हम कहते हैं फोटॉन्स, है ना। तो इट इज़ मेड अप ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, तो इसलिए हो सकता है आप कहीं पर ये स्टेटमेंट भी लिखी हुई पढ़ें कि फोटोसिंथेसिस के लिए ब्लू फोटोन और रेड फोटोन ज़्यादा फेवरेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी फोटॉन्स के। तो ये मैंने इसलिए आपको बताया ताकि आप इसमें परेशान ना हो। ठीक हो गया। अच्छा, अब जब आप लाइट की आप बात करते हैं तो मैंने कहा ना, मैं इसके बारे में बहुत डिटेल में और बहुत जो है वो डिस्क्रिप्शन में नहीं जाऊँगा, क्योंकि फिजिक्स में आप लाइट्स के ऊपर पूरा चैप्टर पढ़ते हो, तो इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मगर एक बात जो हमें यहाँ करनी है वो बहुत ज़रूरी है, और वो ये है मेरे बच्चों कि जब हम बात करते हैं ना लाइट की, तो देखो लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए हमें एक केमिकल मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है, उसका नाम है पिगमेंट। तो हम ज़रा पिगमेंट की अब बात करेंगे। तो आप याद रहे, एक और जो बड़ी मिसकंसेप्शन और कन्फ्यूजन है बच्चों के पास, याद रहे, जो पिगमेंट जिस कलर का नज़र आ रहा होता है बेसिकली वो उस कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, वो कलर एब्जॉर्ब नहीं कर रहा होता। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि लेट सपोज आपको क्लोरोफिल ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन कलर एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्योंकि जो कलर वो एब्जॉर्ब कर लेगा वो आपको नज़र नहीं आएगा। जैसे मैंने आपको यहाँ समझाया कि जो कलर उसने एब्जॉर्ब कर लिया रिएक्शन कराने के लिए, वो हमें इस स्पेक्ट्रम से गायब होगा, हमें नज़र नहीं आया, है ना। अगर वो नज़र आते तो हमें ब्लू इस जगह पर कहीं पर नज़र आता, इस जगह पर, और हमें रेड इस जगह पर कहीं पर नज़र आता।
तो ब्लू यहाँ होना चाहिए था और रेड यहाँ होना चाहिए था, वो दोनों यहाँ मौजूद नहीं है, इसका मतलब है वो दोनों एब्जॉर्ब हो गए, उनकी एनर्जी जो है वो ख़त्म हो गई, ख़त्म से मुराद इस्तेमाल हो गई फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। तो अब जब ये आपने देख लिया तो अब मैं चलता हूँ और आपसे बात करता हूँ किसकी, फोटोसिंथेसिस के डिफरेंट पिगमेंट्स की, और हम उसके बाद इस रॉ मटेरियल वाले जो लेक्चर है उसको समेटते हैं, उसको ख़त्म करते हैं और फिर हम आगे चलेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एंटीना कॉम्प्लेक्स की और लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस की, मगर उससे पहले हम क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की भी बात करेंगे, ठीक है। तो आइए ज़रा पिगमेंट्स को देखते हैं कि पिगमेंट क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल्स की, और हमने बात कर ली है जनाब कार्बन डाइऑक्साइड की, हमने बात कर ली है वाटर की, हमने बात कर ली है लाइट की। अब हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल की, एक बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल की, जिसको आप और मैं पिगमेंट्स के नाम देते हैं। ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपसे पिगमेंट्स की बात करूं, हम ज़रा पहले समझें तो सही पिगमेंट होता क्या है। पिगमेंट एक ऐसे केमिकल मॉलिक्यूल को बोलते हैं, पिगमेंट a molecule which absorbs sunlight। ठीक है, आपको पता है ना कि जब लाइट किसी सरफेस के ऊपर फॉल करती है तो इसके साथ तीन में से कोई एक काम हो सकता है। मैं आपको समझाता हूँ मिसाल के तौर पे, ये एक सरफेस है, इस पर लाइट रे आके फॉल हुई, जितनी फॉल हुई थी उतनी ही वापस चली गई, आपने कहा ये रिफ्लेक्शन हो गई। ऐसे ही होता है, जैसे आप देखते हैं मिरर को, मिरर पे आप जब लाइट थ्रो करते हो किसी भी सोर्स से तो वो वापस सारी की सारी वापस आ जाती है। नंबर 2 आपको पता है, जैसे वाटर की सरफेस होती है, जब आप उस पर लाइट फॉल करती है तो कुछ उसके क्रॉस करके अंदर चली जाती है, कुछ उसमें से रिफ्लेक्ट हो जाती है ना, हम इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। ऐसे ही फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हैं। कुछ सरफेसेस, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं कि लाइट जब उसके ऊपर फॉल करती है तो ना वो रिफ्लेक्ट होती है ना रिफ्रैक्ट होती है, वो एब्जॉर्ब हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एब्जॉर्प्शन का, और वो केमिकल मॉलिक्यूल जो लाइट की एब्जॉर्प्शन करते हैं उनको हम नाम देते हैं पिगमेंट्स का। समझ में आ गई बात आप लोगों को? अच्छा, अब जब प्लांट को हमने देखा तो हमें पता लगा कि प्लांट के अंदर हमारे पास 2 तरह के मेन पिगमेंट मॉलिक्यूल हैं। तो प्लांट्स कंटेन 2 मेन कैटेगरीज ऑफ पिगमेंट्स। तो प्लांट के पास पिगमेंट्स की 2 मेन कैटेगरीज होती हैं, और वो 2 मेन कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? उनमें से एक को हम कहते हैं क्लोरोफिल्स, उनमें से एक को हम क्या कहते हैं? एक को हम कहते हैं क्लोरोफिल्स, अभी हम इसकी डिटेल में बात करते हैं। और दूसरे जो होते हैं उनको हम कहते हैं एसेसरी पिगमेंट्स। ठीक है, दूसरों को हम क्या कह देते हैं? दूसरों को हम कह देते हैं एसेसरी पिगमेंट्स। ठीक हो गया। अच्छा, अब एसेसरी पिगमेंट बेसिकली हेल्प करने के लिए होते हैं क्लोरोफिल की, और ये वो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट की जो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा होता, और अल्टीमेटली इसको क्लोरोफिल को ही दे देते हैं। ठीक है, जब हम क्लोरोफिल्स की बात करते हैं तो क्लोरोफिल चूँकि ग्रीन होता है तो मैं ग्रीन कलर से बनाऊंगा तो मज़ा आएगा। जब हम क्लोरोफिल्स की बात करते हैं बेटे, जब हम क्लोरोफिल की बात करते हैं तो आप ये बात समझ लीजिए और आप ये बात याद कर लीजिए कि प्लांट के पास क्लोरोफिल की बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। हमारी किताब ने 5 लिखी हुई हैं। तो प्लांट्स हैव 5 टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल, 5 टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल। तो प्लांट के पास कितने तरह के क्लोरोफिल होते हैं? 5 टाइप के। आपको पता है कौन कौन से? A, B, C, D एंड E। ठीक है, इनमें से जो याद रखने हैं हमें 2 याद रखने हैं। एक हमें याद रखना है क्लोरोफिल A, और क्लोरोफिल A हमें भूलना नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये प्लांट का मेन पिगमेंट मॉलिक्यूल है। बच्चे अक्सर धोखा खा जाते हैं किताब में जब वो क्लोरोफिल B पढ़ते हैं। तो बेटा किताब में जब आप पढ़ोगे ना तो किताब में लिखा हुआ है क्लोरोफिल B एसेसरी पिगमेंट है, क्लोरोफिल A के एक्स्ट्रा है, अलावा है। अगर नहीं भी होता तो काम चलता रहता। तो क्लोरोफिल A का फार्मूला आपको पता है क्या फार्मूला है इसका? C55H72O5N4Mg। और क्लोरोफिल B का फार्मूला क्या है ये भी आपको पता है? C55H70O6N4 और Mg। जब आप इसको देख रहे हो तो आपको ये बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही है कि ये दोनों क्लोरोफिल मॉलिक्यूल तकरीबन एक जैसे हैं, मगर इस थोड़े से फ़र्क ने है कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के आइटम कम हैं और यहाँ पर 1 ऑक्सीजन का आइटम ज़्यादा है। इनकी लाइट एब्जॉर्ब करने की जो सलाहियत है उसको चेंज कर दिया है।
उसको बदल दिया है। इसलिए जब आप और मैं देखते हैं क्लोरोफिल ए को, जब आप और मैं देखते हैं क्लोरोफिल ए को, जब आप और मैं देखते हैं क्लोरोफिल ए को, तो इसका जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है वो ब्लू ग्रीन रेंज के अंदर होता है, तो ब्लू ग्रीन स्पेक्ट्रम। और जब आप देखते हो क्लोरोफिल बी को, क्लोरोफिल बी को, तो इसका जो है हमें वो येलो ग्रीन जो है वो स्पेक्ट्रम में नज़र आता है। ठीक है, तो ये हमें इसमें नज़र आते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये तो हमने बात की थोड़ी सी क्लोरोफिल्स की। ठीक है, अब क्लोरोफिल्स क्या करते हैं मैंने आपको बता दिया, वो ये लाइट एब्जॉर्ब करते हैं और सारा काम चलाते हैं। और याद रखना है हमें और भूलना नहीं है कि प्लांट के पास जो मेन पिगमेंट होता है, जिसके ऊपर सारा प्लांट, सारा एल्गी सब डिपेंडेंट है, वो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है। ये बात आपने याद रखनी है, भूलनी नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जब आप और मैं देखते हैं तो हमें पता लगता है कि प्लांट के पास और भी पिगमेंट्स के एक ग्रुप है जिनको हम कहते हैं कैरोटिनॉइड्स या एसेसरी पिगमेंट्स। तो कैरोटिनॉइड्स या इन्हीं को हम क्या कह देते हैं, इन्हीं को हम कह देते हैं एसेसरी पिगमेंट्स। ठीक है, तो कैरोटिनॉइड्स कहो या एसेसरी पिगमेंट कहो, बात एक ही है। इनमें हमारे पास येलो, ऑरेंज और रेड पिगमेंट्स होते हैं। आपको पता है जो येलो होता है इसको हम कहते हैं ज़ेंथोफिल, येलो वाले को हम क्या बोलते हैं, ज़ेंथोफिल। जो ऑरेंज और रेड है, जो ऑरेंज और रेड है इसको हम कहते हैं कैरोटिन। अब याद कर लें इनका काम क्या है। इनका काम ये है उस सनलाइट को एब्जॉर्ब करना जो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब नहीं कर सका और उसकी एनर्जी को क्लोरोफिल तक जो है डिलीवर करना। तो ये एब्जॉर्ब करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं वेवलेंथ ऑफ सनलाइट, वेवलेंथ ऑफ सनलाइट not absorbed by chlorophyll, not absorbed by, मैं इसको कहाँ लिखूँ, चले मैं ऐसे करता हूँ, मैं इस पॉइंट को उठा के कहीं ऊपर लिख देता हूँ। चल यहाँ इसको लिख देते हैं क्योंकि हमें अभी एक दो चीज़ें और भी यहाँ लिखनी, एक और चीज़ें हमें और भी बनानी होंगी, तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो एसेसरी पिगमेंट होते हैं, ये क्या करते हैं, जो एसेसरी पिगमेंट होते हैं, एसेसरी पिगमेंट्स absorb light which is not absorbed by chlorophylls। और याद कर लीजिए ये उस सबको एब्जॉर्ब करके जो एनर्जी है उसको डिलीवर कर देते हैं क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को। तो देन डिलीवर एनर्जी टू क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। जी बेटा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि अब ये क्या करते हैं, एसेसरी पिगमेंट लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, वो लाइट जो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब नहीं कर सके, और उसके बाद उसको डिलीवर कर देते हैं किसको, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को। तो देन डिलीवर इट टू ए क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। ठीक हो गया। अच्छा, एक और बात जो आज के लेक्चर की हमारी लास्ट बात होगी और जो आपने याद रखनी है बेटे, वो ये है, और ये आपने काइंडली भूलना नहीं है कि जब हम देखते हैं सारे के सारे पिगमेंट्स को, तो हमें जो पिगमेंट्स होते हैं वो हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर इस तरह से कलेक्शन के अंदर नज़र आते हैं। ठीक है, जैसे ये मैंने कुछ क्लोरोफिल बना लिए हैं, इसमें क्लोरोफिल ए भी होंगे, बी भी होंगे, और उसी तरीके से हमारे पास बीच में जगह जगह कैरोटिनॉइड्स होंगे। येलो मार्कर मेरे पास अनफॉर्चुनेटली है नहीं तो मैं यहाँ कोई येलो भी वो फिट कर लेता। उसके साथ हमारे पास ये फाइकोबिलिन, ये हमारे पास ब्लू कलर का पिगमेंट होगा, और इस तरीके से हमारे पास और पिगमेंट भी होंगे। हमें याद रखना है इसमें सारी की सारी जो कहानी होगी वो किसी एक क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के गिर्द घूम रही होगी, और ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो है ये पूरे इस कॉम्प्लेक्स से, जिस कॉम्प्लेक्स को हम नाम देते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स का, उससे एनर्जी रिसीव कर रहा होगा। तो एंटीना कॉम्प्लेक्स क्या है, एंटीना कॉम्प्लेक्स इज ए कलेक्शन ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल। अब आप समझ रहे हो कि ये कलेक्शन ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल क्यों बनाई गई है। ये कलेक्शन ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल इसलिए बनाई गई है ताकि बजाय इसके कि कोई इंडिविजुअल
यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब करे, ये बहुत सारे मॉलिक्यूल ये एनर्जी एब्जॉर्ब करें और उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके डिलीवर कर दें, दे दें किसको, एक पर्टिकुलर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को। ठीक है, अब देखें होगा क्या। अब होगा ये, लेट सपोज कि जो फोटोन ऑफ लाइट है, फ़र्ज कर लेते हैं फोटोन ऑफ लाइट ने फॉल किया इधर, ये अपनी एनर्जी इस पिगमेंट मॉलिक्यूल को देगा, ये अपनी एनर्जी इस पिगमेंट मॉलिक्यूल को देगा और ये इसको इस पिगमेंट मॉलिक्यूल को दे देगा। ठीक है, उस बाद क्या होगा, एक फोटोन ऑफ लाइट ने फॉल किया इधर, ये फोटोन हमने बनाया है इस तरीके से, ये भी एक फोटोन है, ये अपनी एनर्जी देगा इसको, ये देगा इसको, ये देगा इसको और ये यहाँ तक पहुँचा देगा। इस तरीके से एक फोटोन अगर आके यहाँ पे फॉल हुआ है तो इसकी एनर्जी इसके पास जाएगी, इसके पास जाएगी, इसके पास जाएगी और इसके पास चली जाएगी। इस तरह अगर कोई फोटोन यहाँ आके फॉल हुआ है तो ये एनर्जी इसके पास जाएगी और इसके पास चली जाएगी। तो आप देख क्या रहे हो, आप ये देख रहे हो कि इस पूरे के पूरे एंटीना कॉम्प्लेक्स की जो एनर्जी है वो इस एक पर्टिकुलर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के पास जा रही है। और ये जो पर्टिकुलर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है ये वाला, इसको हम नाम देंगे रिएक्शन सेंटर का, कि ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल रिएक्शन सेंटर के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसको रिएक्शन सेंटर क्यों कहना है, आपको बात समझ आ रही होगी, क्योंकि जैसे ही एनर्जी यहाँ पहुँचेगी तो ये ट्रिगर कर देगा, स्टार्ट कर देगा, विल ट्रिगर दी light reaction of photosynthesis, will trigger the light reaction of photosynthesis, will trigger the light reaction of photosynthesis। ठीक है बेटा, तो ये जनाब अली आज हमने बात की फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन की, फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल्स की। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं जितना सिंपल करके आपको ये बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ, आपको बताऊँ और समझाऊँ। आप भी इसको देखिए अच्छे तरीके से। बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ इस चीज़ को डिस्कस करके। अगले लेक्चर में हम पहले बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट की, और स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट की जब हम बात कर लेंगे देन मैं आपसे बात करूंगा बहुत डिटेल में लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस की, फिर हम बात करेंगे डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस की, और उसके बाद हम देखेंगे ऑल्टरनेट पाथवेज क्या हैं जिनके ज़रिए ग्लूकोज को फिक्स किया जा सकता है। ठीक है बेटा, तो आप मेरा चैनल देख रहे हो, लाइक भी कर रहे हो, सब्सक्राइब भी कर रहे हो, देखते जाओ, लाइक करते जाओ, सब्सक्राइब करते जाओ, इसी तरीके से पसंद करते जाओ। अपना बहुत सारा ख्याल रखो, मुझे इजाज़त दें, मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट टाइम एक नए लेक्चर के साथ जिसमें हम बात कर रहे होंगे क्लोरोप्लास्ट की। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।